नमस्कार, दुनियादारी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। क्या आर्यन खान को ड्रग्स केस में फंसाया गया है क्योंकि उनका सरनेम खान है, या इसलिए कि वो शाहरुख खान के बेटे हैं? वही शाहरुख खान जो फिल्मी दुनिया के बादशाह माने जाते हैं, जो बाहें फैलाने की अपनी खास अदा से दर्शकों को दीवाना बना देते हैं और जिनका डायलॉग काफ़ी चर्चित है। राहुल नाम तो सुना ही होगा। वैसे भी राहुल नाम से देश की राजनीति में सक्रिय कुछ लोगों को बहुत परेशानी है। खैर, शाहरुख खान ने फिल्म इंडस्ट्री में बादशाहत का ये मुकाम अपनी मेहनत के बूते हासिल किया। उन पर न नेपोटिज्म का आरोप लगाया जा सकता है, न किसी को गॉडफादर बनाकर बेजा लाभ उठाने का। आप में से बहुत से दर्शकों को याद होगा कि शाहरुख खान ने किस तरह दूरदर्शन के फौजी और सर्कस जैसे सीरियल्स में काम करके लोकप्रियता हासिल की थी। छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक सफलता की ऐसी कहानी बहुत कम लोग लिख पाते हैं, और शाहरुख खान बनना भी सबके बस की बात नहीं होती। और आज के इस दौर में जब फिल्मी कलाकारों में खुद को राष्ट्रवादी साबित करने की होड़ लगी हुई है, सरकार का कौन कितना बड़ा समर्थक है ये जतलाने की दौड़ लगी हुई है, उस दौड़ में शाहरुख खान ने खुद को नहीं झोंका है। तो क्या शाहरुख खान की ज़िंदगी में इस वक्त जो भूचाल आया हुआ है वो इसीलिए कि वो खुद के बनाए एसआर के हैं, और इसी का असर उनके बेटे आर्यन खान पर भी पड़ा है? आपको याद होगा कि एक वक्त था जब फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड के खौफ की कहानियाँ चलती थी। किस एक्टर को कौन सी फिल्म में काम करना है, किस हीरोइन को कौन सा प्रोजेक्ट मिलना है, किस प्रोड्यूसर को कौन सी फिल्म बनानी है, ये सब अंडरवर्ल्ड के इशारे पे तय होता था। और कई बार तो अंडरवर्ल्ड के डॉन जैसे हाजी मस्तान से लेकर दाऊद इब्राहिम पर फिल्में भी बनी, और ये सिलसिला अब भी चल रहा है। मगर जैसे फिल्मी कहानियों में ट्विस्ट आते हैं, वैसे ही ट्विस्ट फिल्म इंडस्ट्री में भी आने लगे हैं। अब अंडरवर्ल्ड, ड्रग्स, पॉलिटिक्स, सबका असर केवल फिल्मों पर नहीं बल्कि फिल्मी कलाकारों पर भी दिखने लगा है। जी हाँ, शाहरुख खान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि किसी प्राइवेट डिटेक्टिव, किसी पार्टी और ड्रग्स जैसे गंभीर मामले के कारण उनका बेटा कानूनी शिकंजे में फंस जाएगा। 3 अक्टूबर को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की क्रूज पार्टी में ड्रग्स लेने पर गिरफ्तारी की जब खबरें आई थी, तो इसमें कई पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडिस भरी बातें सामने आने लगी। जैसे अमीरों की पार्टी में किस तरह नशे का लेन देन किया जाता है, नामी गिरामी लोगों के बच्चे कैसे बिगड़े हुए होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में लोग किस तरह नशे के आदी होते हैं, और यही सब बातें। 3 अक्टूबर को हुई इस घटना को बहुत से लोगों ने 2 बेटों के कारनामे की तरह भी पेश किया, क्योंकि 3 अक्टूबर को ही लखीमपुर खीरी में आशीष मिश्रा पर किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप भी लगा था। कुछ लोगों ने तब ये सवाल उठाया था कि आर्यन को तो फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आशीष गिरफ्त से बाहर क्यों हैं? उपदेश देने में माहिर कुछ समाज सेवी टाइप के लोगों ने आर्यन के हवाले से माँ बाप को सचेत रहने की नसीहत भी दे दी थी। इन फौरी प्रतिक्रियाओं से यही तस्वीर बन रही थी कि एक सफल और रईस आदमी के बेटे और उसके कुछ साथियों को पार्टी में ड्रग्स लेते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापेमारी में पकड़ा है। ये कार्रवाई वैसे ही है जैसे पहले की कई रेव पार्टियों में हो चुकी है। आर्यन खान को इस मामले में अब तक जमानत नहीं मिली है, और कल यानी 26 अक्टूबर को हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। लेकिन अब इस मामले के कई अनसुलझे तार सामने आ रहे हैं, जिनसे सवाल एनसीबी पर उठ रहे हैं। आर्यन खान मामले में एनसीबी पर 3 अक्टूबर से ही सवाल उठ रहे थे, क्योंकि आर्यन खान को गिरफ्तार करने के बाद से ये पता चल गया था कि उन्होंने न तो ड्रग्स का सेवन किया, न किसी से खरीदा। फिर उन्हें हिरासत में क्यों रखा गया, ये सवाल था। आर्यन खान के साथ एक व्यक्ति की सेल्फी वायरल हुई तो उस पर भी सवाल उठे कि एनसीबी का कोई कर्मचारी इस तरह किसी आरोपी के साथ सेल्फी कैसे ले सकता है। बाद में इस आदमी की पहचान किरण गोसावी के रूप में हुई, और ये पता चला कि गोसावी एनसीबी का कर्मचारी नहीं है, बल्कि वो एक निजी जासूस के तौर पर काम करता है। तो फिर सवाल ये उठा कि कोई बाहरी व्यक्ति एनसीबी की कार्रवाई में शामिल क्यों है, और आर्यन खान का हाथ पकड़कर ले जाने और उसके साथ सेल्फी लेने की इजाज़त उसे किसने दी? एक और तस्वीर भी सामने आ रही है जिसमें गोसावी आर्यन की बात मोबाइल पर किसी से करा रहा है। क्या एक गवाह को इतनी छूट मिल सकती है कि वो किसी से आरोपी की बात करा सके? खैर, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने दावा किया था कि गोसावी उनका पंच गवाह है। ऐसे और भी गवाहों की मदद केस में ली गई है। एनसीबी जिसे पंच गवाह बता रही थी, उस गोसावी के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के कम से कम 4 मामले इसके बाद दर्ज हुए, और अब गोसावी कहाँ है कुछ पता नहीं। या तो गोसावी खुद फरार हो गया, या उसे भगाने में किसी ने मदद की। अब ये मामला और संगीन हो गया है, क्योंकि खुद को गोसावी का बॉडीगार्ड बताने वाले प्रभाकर सेल नाम के एक व्यक्ति ने हलफनामा दायर कर ये डर जतलाया है कि एनसीबी गोसावी की तरह उसे भी गायब कर देगी या मार देगी। प्रभाकर का कहना है कि 2 अक्टूबर की सुबह 7:30 बजे से 3 अक्टूबर की शाम तक इस मामले में जो कुछ हुआ वो इसका गवाह है।
प्रभाकर ने पूरे डिटेल में इस घटनाक्रम के सारे बिंदुओं का उल्लेख अपने हलफनामे में किया है और बताया है कि कैसे उसे एनसीबी के दफ्तर के बाहर बुलाया गया, फिर क्रूज एरिया में ले जाया गया, कैसे उसे फ़ोन पर कुछ लोगों की तस्वीरें भेजकर कहा गया कि इनमें से कोई क्रूज पर चढ़ता दिखे तो वो उसकी जानकारी गोसावी और उसके साथ आए एनसीबी के लोगों को दे। किस तरह आर्यन खान को एनसीबी दफ्तर लाया गया और फिर प्रभाकर से 10 पन्नों पर हस्ताक्षर लिए गए जो पूरी तरह खाली थे। प्रभाकर ने यह आरोप भी लगाया कि इस गिरफ्तारी के बाद एनसीबी से बाहर आकर कार में बैठकर गोसावी ने 25 करोड़ लेने की बात सैम डिसूजा नामक किसी शख्स से की और फिर 18 करोड़ में बात पक्की हुई और जिसमें 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देने की बात भी हुई। बाद में इस बातचीत में शाहरुख खान के मैनेजर पूजा डडलानी को भी शामिल किया गया। प्रभाकर के इस हलफनामे से कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं क्योंकि अब ये मामला ड्रग्स का नहीं बल्कि सीधे सीधे अपहरण और उगाही की तरफ इशारा करता है, जिसमें एनसीबी जैसी एजेंसी का नाम भी आ रहा है। एनसीबी के अधिकारी इन बातों को गलत बता रहे हैं। समीर वानखेड़े का कहना है कि वो अदालत में इसका जवाब देंगे। समीर वानखेड़े ने 24 अक्टूबर यानी कल मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं 2008 बैच का इंडियन रेवेन्यू सर्विस का अधिकारी हूँ। वर्तमान में एनसीबी में जोनल डायरेक्टर के रूप में 31 अगस्त 2020 से अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मेरे ध्यान में आया है कि गलत तथ्यों के जरिए मुझे झूठा फंसाने का प्रयास हो रहा है। कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कोशिश हो रही है कि मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मीडिया में कुछ सम्मानित लोगों द्वारा मुझे जेल भेजने और ड्यूटी से हटाने की धमकियां भी दी जा रही हैं। मेरी आपसे अपील है कि गलत तथ्यों और गलत इरादों के साथ लगाए गए आरोपों के दम पर आप कोई कानूनी कार्रवाई न करें। समीर वानखेड़े ने एक हलफनामा सेशन कोर्ट में भी दाखिल किया है। खैर, कानून अपना काम करेगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस घटना के इतने दिनों बाद प्रभाकर सेल ने यह आरोप क्यों लगाए। कुछ दिनों पहले तक एनसीबी की मदद कर रहा गोसावी आखिर एकदम से गायब कहाँ हो गया। अगर किसी को फंसाकर वसूली की नीयत से ये गिरफ्तारी हुई है तो फिर इस मामले की पूरी तह तक जांच होनी चाहिए और इस बात की भी पड़ताल होनी चाहिए कि क्या आर्यन खान को शाहरुख खान का बेटा होने के कारण फंसाया गया है, क्या बदनीयती से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल काली है, ये तो देखना ही होगा। नशे का कारोबार देश में एक गंभीर चिंता का विषय है जिसकी रोकथाम का जिम्मा एनसीबी पर है। अगर एनसीबी का नाम गलत कारणों से खराब होता है तो सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। जांच एजेंसियां राजनीतिक हिसाब किताब चुकता करने का जरिया न बने, ये ध्यान रखना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।